हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 10 विज्ञान के दूसरे अध्याय में। और दूसरा अध्याय हमारा है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके पहले हम लोगों ने पहले अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पूरा विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया है। अब दूसरे अध्याय में हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के संबंध में चर्चाएं करेंगे, जिसमें से इसके पहले के वीडियो सेशन में अम्लों की, क्षारों की और लवण की जो एक सामान्य परिचय था, एक सामान्य रूप से अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जो उसका इंट्रोडक्शन था, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चाएं कर लिया है। और फिर अम्ल की शुरुआत हम लोग किए थे कि अम्ल क्या होता है, अम्ल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इसके आधार पर हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में अम्लों का विस्तृत रूप से अध्ययन करना शुरू किया था और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को मिला क्या था कि अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं, इसके आधार पर हम लोगों ने पाया था कि अम्ल की परिभाषा दी गई थी कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में यचायन देते हैं। मतलब ऐसे यौगिक, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में यचायन दे रहे हों वो अम्ल कहलाते हैं। तो इस आधार पर ये बात सामने आई थी कि आखिर जब जलीय विलयन में यचायन दे रहे हैं तो आखिर वो दे कैसे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो पदार्थ, वो यौगिक टूटते होंगे, वियोजित होंगे, अपघटित होंगे और इस आधार पर वो क्या करते हैं कि एच आयन देते हैं। और यदि एच आयन देते हैं तो वो अम्ल हैं, अन्यथा वो अम्ल नहीं है। तो जो वियोजन की घटना है, जो टूटने की घटना है, जो अपघटन की घटना है, यहीं से हम लोगों की शुरुआत हुई थी। और इसके लिए हम लोगों ने देखा था कि स्वॉन्टे अरहेनियस के विद्युत अपघटनी वियोजन और इसके पहले विद्युत अपघटन के पहले हम लोग विद्युत अपघटन, चूंकि एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस होती है, इसमें कोई पदार्थ जो होता है वो टूटता है, विखंडित होता है, अपघटित होता है, अलग होता है। कब? जब उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब। तो इस आधार पर उस पदार्थ का एक नाम दिया गया था और वो नाम था वैद्युत अपघट्य। और उस तरह से दो प्रकार के वैद्युत अपघट्यों की चर्चा हम लोगों ने किया था, एक प्रबल वैद्युत अपघट्य और एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य। आते हैं ठीक सीधे आयन के ऊपर कि आखिर ये आयन जो, जैसे हाइड्रोजन आयन का नाम लिया गया अम्ल के केस में, तो हाइड्रोजन आयन, तो ये आयन क्या थे? तो आयन की परिभाषा भी इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि आवेशयुक्त जो परमाणु हैं या परमाणुओं के समूह हैं उन्हें हम आयन कहते हैं। तो इस तरह से यह आयन देने का काम जो होता है उसको समझने के लिए स्वॉन्टे अरहेनियस के वैद्युत अपघटनी या वैद्युत वियोजन सिद्धांत को कल हम लोग देखे थे। और उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ देखा गया था कि जो भी वैद्युत अपघटन की घटना घटती है उसमें जो भी पदार्थ होते हैं जिनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, जिससे वो आपस में विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाते हैं, विपरीत आवेशित भागों में टूट जाते हैं, वो दो प्रकार के थे। एक प्रबल होता है और एक दुर्बल होता है। तो इस तरह से प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य विथ एग्जाम्पल इसके पहले की वीडियो सेशन में हम लोगों ने देख लिया था। अब वैद्युत वियोजन सिद्धांत की जो अवधारणा थी, वैद्युत वियोजन सिद्धांत की जो कॉन्सेप्ट था जिसको स्वॉन्टे अरहेनियस ने दिया था, उसके अकॉर्डिंग ये पाया गया था इसके पहले के वीडियो सेशन में कि वो सिद्धांत क्या कहता था कि दो विपरीत आवेशित भागों में टूटते हैं, एक धन और एक ऋण में। तो जो धन होता है उसे धन आयन कहा गया था और जो ऋण होता है उसे ऋण आयन कहा गया था। और इस तरह से यह भी पाया गया था कि पूरे वैद्युत अपघटन की क्रिया के दौरान जो भी आवेशित भाग टूटते हैं उनकी मात्राएं बराबर होती हैं, अर्थात जितना धन होता है उतना ही ऋण होगा, अर्थात जितना धनायन होगा उतना ही ऋणायन होगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। और फिर क्या पाया गया था इस सिद्धांत के अनुसार? इस सिद्धांत में हम लोगों ने ये पाया था कि जितनी मात्राएं होती हैं वो टूट करके जब अलग हो जाती हैं तो उन मात्राओं को जो है वैद्युत वियोजन सिद्धांत में वियोजन की मात्रा या अपघटन की मात्रा के नाम से जाना गया था। और इस तरह से जब पदार्थ टूट करके अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो इस घटना में जब एच आयन कोई पदार्थ देता है तो उस पदार्थ को हम लोग अम्ल के नाम से जाने थे। तो अम्ल के बारे में हम लोगों ने कल अम्ल का एसिड, तो इसके पहले हम लोगों ने इसकी परिभाषा को देख लिया था, अम्लों की परिभाषा। फिर हम लोगों ने इसके भौतिक गुण की चर्चा किया था
इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग हमको ये मिला था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी जलीय विलयन में H आयन देते हैं। अब जैसे अगर हमने एक उदाहरण लिया था, मान लीजिए HCl की बात लेते हैं और वैद्युत अपघटन की घटना घटती है, मतलब विद्युत वियोजन की घटना घटती है और ये टूटता है, तो टूटेगा तो जाहिर सी बात है H और Cl में टूटेगा, तो ये है H आयन दे रहा है, इसलिए यह अम्ल है। अगर हम बात करें CH3COOH एसिटिक एसिड का, तो इसके अंदर भी ऐसी घटनाएं घटती हैं और ये जब टूटता है तो CH3COO आयन और इसके अलावा H आयन देता, तो जब H आयन देता इसका मतलब ये भी अम्ल है। इसी तरह से अगर हम H2SO4 की बात किए थे और H2SO4 में हम लोगों ने क्या पाया था कि ये भी टूटता है 2H आयन और प्लस जो है SO4 आयन में, SO4 2 नेगेटिव, तो देख रहे हैं कि ये H आयन दे रहा है, इसलिए ये भी क्या है, अम्ल है। तो अम्ल की जो परिभाषा थी, जो डेफिनेशन था वो ये था कि अम्ल वे होते हैं जो H आयन देते हैं, ठीक है, तो H आयन देते हैं। लेकिन एक चीज़ वहाँ पे था, हमने इसके पहले की वीडियो सेशन में भी चर्चा किया था कि जब जलीय विलयन में H आयन देते हैं तो कोई ऐसा पदार्थ होगा कि जो जल में ना घुले, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो अम्ल है कि क्षार है। इसके लिए हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन विनिमय का सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसको हम लोग ब्रांस्टेड-लारी के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगले वीडियो सेशन में उसकी चर्चा थोड़ा बहुत हम करेंगे कि अगर कोई पदार्थ इस तरह का हो जो जल में ना घुलनशील हो, तब हम कैसे अम्ल और क्षार की बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और अम्ल के बारे में हम लोगों को क्या मिला था, पुरानी अवधारणाएं जो थी, जो पुराना कॉन्सेप्ट था, प्राचीन थियरीज था, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने अम्लों के बारे में देखा था इसके पहले के सेशन में कि अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। फिर इनके गुणों के आधार पर देखा गया था कि अम्ल क्या होते हैं कि जो नीली लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, यानी लिटमस पेपर के टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखे थे, उनके स्वाद के अकॉर्डिंग भी देखे थे, ठीक है। तो ये तमाम एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो अम्ल को बताते हैं। यही अगर हम NaCl जो साधारण नमक हम डेली यूज करते हैं, इसको अगर हम देख लें तो ये देख रहा है अगर ये टूटता है तो ये Na आयन और Cl आयन में टूटता है, लेकिन यहाँ कहीं भी H का नामो निशान नहीं है, इसलिए इसको हम अम्ल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अम्ल के एग्जाम्पल थे। दूसरे नंबर पे जो चर्चा हुई थी वो अम्लों के प्रकार की बात हुई थी। तो ये जो अम्ल थे ये दो प्रकार के थे, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल, और हमने इसके पहले के सेशन में भी चर्चा किया था कि ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल इसके पूछे जाते हैं, जो उदाहरण हैं इसके वो आपके बहुविकल्पी सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड की परीक्षाओं में। इसके अलावा कॉम्पिटेटिव सवाल भी होते हैं, वो भी जो एग्जाम्पल हैं उन्हीं को पूछे जाते हैं। तो इस तरह से प्रबल और दुर्बल अम्ल की चर्चा हुई थी। तो जो वैद्युत वियोजन का सिद्धांत था उसी के अकॉर्डिंग प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को डिसाइड किया गया था। तो उसमें क्या था कि प्रबल अम्ल वे होते हैं कि जो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनका पूर्ण रूप से अपघटन हो जाता है, ऐसे पदार्थ जिनका पूर्ण रूप से वियोजन हो जाता है, वो जो कहलाते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और इसके लिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने HNO3 को देखा था, H2SO4 को देखा था, ठीक है। तो उस तरह से फिर दुर्बल अम्ल की चर्चा किए थे, ठीक उसका अपोजिट था कि जिसका पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होता था, आंशिक रूप से वियोजन होता था, उसे हम लोग दुर्बल के नाम से जानते थे, HCN जैसे हाइड्रोजन साइनाइड था, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोगों ने एग्जाम्पल और अम्लों के प्रकार की चर्चा कर लिया था। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात किए थे, भौतिक गुण की। भौतिक गुण में क्या था कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल जो होते हैं वो जल में विलय होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं, जल में विलय होते हैं। इसके अलावा अम्ल के भौतिक गुण में क्या देखा गया था कि अम्लों के अंदर संक्षारण का गुण पाया जाता है। अम्ल जो होते हैं वो संक्षारण का गुण इनके अंदर होता है। मतलब क्या होता है कि ये कागज पर पड़ जाते हैं तो उसको नष्ट कर देते हैं, अगर ये कपड़े पे पड़ जाए तो उसको नष्ट कर देते हैं, इस तरह से लकड़ी पे पड़ जाए उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये अम्लों के कुछ इस तरह के गुण थे, ठीक है। आज के जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुणों का। जो अम्लों की रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण। देखिए दोनों चीज़ें कल भी क्लियर हो चुकी थी इसके पहले भी कि जो भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं, इनमें भौतिक गुण में क्या था कि जो उसका फिजिकली था, जैसे अगर हम उसको स्पर्श करते थे उसका हम स्वाद लेते थे, जैसे छांटना, काटना, पीटना, कूटना, पीसना, ठीक है, छांटना, छानना, ये सब उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। कोई भी पदार्थ हो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फिजिकल का मतलब बस ही बाह्य रूप से जो हम लोग देखते हैं कि उसको काटते हैं, छांटते हैं, पीटते हैं, कूटते हैं, पीसते हैं, बीनते हैं, तो ऐसी जितनी
भी है वो भौतिक गुण। लेकिन अगर रासायनिक गुण की हम बात करते हैं तो रासायनिक गुण में क्या होता कि अगर उस पदार्थ में कोई और पदार्थ मिला दिया जाए तो क्या चेंजिंग आएगा, या उस पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ में मिला दिया जाए तो क्या चेंजिंग आएगा, वो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया कर करके क्या चेंजिंग करता है, परिवर्तन, वो उसका जो होता है वह रासायनिक गुण होता है। तो इस तरह से रासायनिक गुणों में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, और एनसीईआरटी बुक में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर दिया हुआ तो जो धातुएं हैं यानी धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया यानी किसी अम्ल का धातु से क्रिया करने पर क्या परिवर्तन होता है, या कोई अम्ल है वो धातु से क्रिया करता है तो चेंजिंग क्या होता है। अब एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लें तो बेटर होगा कि जो रासायनिक गुण होते हैं इसे पढ़ने से हमें दो फायदा। सबसे पहला तो ये चीज़ हो जाएगा कि जो बोर्ड परीक्षा में अम्लों के रासायनिक गुण हैं उनको हम लिख लेंगे, और सब उससे कहीं ज़्यादा फायदा इस चीज़ का होगा कि क्वेश्चन नंबर 7 आपके यूपी बोर्ड के पेपर में, क्वेश्चन नंबर 7 एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें केवल रासायनिक समीकरण लिखने होते हैं। कभी कभी केवल रासायनिक समीकरण लिखा होता है, उसे संतुलित करना होता है, जो कि इसके पहले के चैप्टर में हम लोग देखे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है थियरी लिखा होता है कि फला धातु फला के साथ क्रिया करता है तो क्या बनेगा, उसको हम लोग रिएक्शन के रूप में, समीकरण के रूप में लिखते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है समीकरण लिखा होता है और उस समीकरण को हम लोगों को संतुलित करना होता है कि कैसे हम लोग उसको संतुलित करते हैं। या कभी कभी इस तरह से होता है कि समीकरण इनकम्प्लीट होता है, उसे हमें कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा जब हम इंटरमीडिएट में चलते हैं, कक्षा 11 और 12 की बात करते हैं, तब वहाँ एक क्वेश्चन आपके रसायन विज्ञान में आता है, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे। ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंड, क्या होता है जब, और एक क्वेश्चन ऐसे आता है कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए जितने भी यौगिक हम पढ़ेंगे कक्षा 10 से लेकर के और आगे इंटरमीडिएट की कक्षाओं तक, जितने भी यौगिक पढ़ेंगे सारे यौगिकों के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुण है, उन रासायनिक गुणों को ही पढ़ लेने से ही मात्र अगर हम देखें तो बड़े ही आसानी से क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और कक्षा 10वीं की जो 7वां नंबर का क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड में, उसको बड़े आसानी से कर लेंगे। और इसको करने से आपके लिए ये फ़ायदा होता है कि जो 7वां नंबर का क्वेश्चन है आप उसको पिकअप करते, उसको अगर आप लेते हैं और उसको अगर सॉल्व करते हैं तो उसमें सॉलिड नंबर मिलता है, कहीं से कटने का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो भी नंबर होंगे कहीं थियोरेटिकल नहीं होता है, जो भी क्वेश्चन हो थियोरेटिकल नहीं होता, केवल रिएक्शन ही आपको लिखना होता और बहुत आसानी से। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत टाइम आपका बच जाता है। एक थियरी के क्वेश्चन को आप लिखेंगे 10 मिनट 5 मिनट का समय लगेगा, लेकिन अगर उसको आप करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन आते हैं, 7वें करके ABCD करके क ख ग घ इस तरह से करके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपका होगा तो 2 मिनट 2.5 मिनट का समय लगेगा। तो इस तरह से, और ये कैसे हमें मिलेंगे कि जितने भी हैं क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे, या ऐसे क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो, रिएक्शन को संतुलित करना हो, वो पूरा का पूरा इसी जितने भी यौगिक हैं सारे यौगिकों को जब हम रासायनिक गुणों को जब पढ़ेंगे उसी रासायनिक गुणों से मिलकर के चला आता है। क्योंकि क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे, आज क्वेश्चनों के लिए जो होता कोई नया चैप्टर आपके लिए नहीं आएगा, उसके लिए कोई नया चैप्टर नहीं सिलेबस में रखा गया, इन्हीं में से छांट छांट के बीच में से क्वेश्चन आपसे लिए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और फिर चर्चा कर रहे हैं धातुओं से क्रिया। अब देखिए इसको लिखने के लिए दो चीज़ें, धातुएं जो होती हैं, अब धातुएं क्या हैं, कक्षा 9 में भी हम लोग पढ़ करके चले आए हैं। धातुएं वो होती हैं जिनमें चमक होता है, धातुएं होती हैं यहाँ भी अभी इसके बाद तीसरे चैप्टर में हमें बहुत डिटेल पढ़ना है धातुओं के बारे में। तो जो धातुएं होती हैं पीरियोडिक टेबल में धातुओं के बारे में भी जितनी भी धातुएं हैं उनसे, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, तो अगर सोडियम के साथ कोई अम्ल की क्रिया हो रही है, जिंक के साथ किसी अम्ल की क्रिया हो रही है, मैग्नीशियम के साथ किसी अम्ल की क्रिया हो रही है, तो आखिर क्या चेंजिंग होती है, क्या परिवर्तन होता। तो ऐसे गुणों को रासायनिक गुण कहा जाता। तो अगर हम धातुओं के साथ क्रिया की बात करते हैं तो किसी एक धातु के साथ अगर हम क्रिया कर ले रहे हैं किसी अम्ल का, तो अब इसमें चूंकि कई धातुएं हैं स्पेशली नाम नहीं दिया गया, अगर नाम दिया जाता है लिखा जाता है क्या होता है जब HCl की क्रिया जिंक से होती है, तो हम ये लिख सकते हैं कि HCl की क्रिया जिंक से कराने पर, या HCl की क्रिया जिंक से होने पर, या जब ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बनता है, अगर मान लीजिए HCl की क्रिया जो है जिंक से हो रही है तो जिंक क्लोराइड बनता है,
तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि HCl से जिंक क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे, तो जाहिर सी बात है HCl की क्रिया जिंक से कराएंगे तब प्राप्त करेंगे। भाई ये Zn है प्लस जो है HCl है, इसकी क्रिया जब हम लोग कराएंगे तो हमारा बनेगा ZnCl2 और इसके अलावा जो है H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। ये सिचुएशन हमारी आएगी और ये सिचुएशन जो होगा क्योंकि गैस है हम ऊपर की तरफ तीर दे देंगे, तो ये धातुओं से क्रिया करने पर ये सिचुएशन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, इसे हम संतुलित इस तरह से भी कर लेंगे पिछले सेशन के आधार पर। जिंक यहाँ पे एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ Cl एक है, यहाँ Cl2 है। तो इस तरह से हमको करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि Cl 2 है, यहाँ Cl 1 है, थोड़ा हम डायरेक्ट चलते हैं क्योंकि समीकरण को संतुलित करने की विधियां आपको अच्छी तरह बता दी गई हैं। तो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं कि यहाँ Cl 1 है, यहाँ Cl 2 है, तो यहाँ भी 2 करना है। इसका मतलब क्या होगा, 2 से हम गुणा करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि 2 से जब गुणा करेंगे तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा Cl 2 और Cl 2 हो गया। ओके, और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2 है और हाइड्रोजन भी अब यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से हमारा समीकरण भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। और इस तरह से देख रहे हैं, एक बार पूरा देखते हैं सभी तत्वों को। जिंक 1 है इधर अभिकारक में, इधर भी 1 है। ओके, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, एकदम क्लियर। और क्लोरीन यहाँ 2 है और क्लोरीन यहाँ भी 2 है, इसलिए ये हमारा समीकरण संतुलित भी हो चुका। और रासायनिक गुण के आधार पर हमें ये भी पता चल गया कि जब जिंक की क्रिया अम्ल से होती है तो क्या बनता, उसकी क्लोराइड बनता है, जिससे करवा रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है तो जिंक क्लोराइड बनेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम H2SO4 से करा देते, सपोज है अगर इस जिंक की क्रिया हम H2SO4 से करा दें, H2SO4 भी तो अम्ल ही है, इससे करा देते हैं तो हमारा सल्फेट बनता है किसका, जिंक का। तो बनेगा ZnSO4 और प्लस H2 बनेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से धातुओं से क्रिया करने पर क्या होता है, जिस धातु से क्रिया कराएंगे संबंधित उसके जो होगा वो सल्फेट, क्लोराइड, फास्फेट इस तरह का निर्माण वो यौगिक करेगा। अब यहाँ पे अगर हमको इस तरह से लिखना हो, बोर्ड परीक्षा में आता है कि अम्लों के रासायनिक गुण, तो कुछ नहीं है, सीधा सीधा है कि हम हेडिंग डालेंगे धातुओं से क्रिया, और हम थ्योरी के रूप में लिख सकते हैं। नंबर 1 हेडिंग डाल करके अगर हमें 2-3 देना हो तो हमें कर सकते हैं जिंक से क्रिया। ठीक है, इसी उदाहरण को अगर धातुओं से क्रिया में हम देखें तो हम ये कर सकते हैं जिंक से क्रिया, जिंक से क्रिया। ठीक है, तो हमें लिख सकते हैं थ्योरी में कि जब जिंक की क्रिया, किसी एक अम्ल का नाम लेंगे, सपोज दैट HCl कर लिया, कि जब जिंक की क्रिया HCl से कराई जाती है तो जिंक क्लोराइड बनता है। मान लीजिए H2SO4 से कराया गया तो हमें कहेंगे कि जब जिंक की क्रिया H2SO4 से कराई जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है। इसी तरह से आपका मान लीजिए सोडियम से करा रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। इसी तरह से अगर पोटेशियम से करेंगे पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो इसको आप देख लें। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए हमने सोडियम से लिया, सोडियम धातु है, जाहिर सी बात है, नो डाउट्स। इससे हम क्रिया करा रहे हैं HCl का, तो हमारा बनेगा NaCl बनेगा और इसके अलावा H2 गैस निकलेगा। ठीक है, उसी तरह से फिर समीकरण को संतुलित कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण को संतुलित करने के लिए समीकरण को संतुलित कर लेंगे। तो इस तरह से जब भी धातुओं की क्रिया होती है किसी अम्ल का, तो अलग अलग धातुओं से क्रिया करने पर अलग अलग सिचुएशन पैदा होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम धातुओं से क्रिया देख लेते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखते हैं कि किसी अम्ल की क्रिया यदि जो है धातुओं से न हो करके, अगर मान लीजिए स्पेशली कोई नाम दे दिया गया अलग से, ठीक है, कि धातु के कार्बोनेट से करा दिया जाए, धातु के कार्बोनेट। अब धातु का कार्बोनेट, कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CO3 से हम लेते हैं, CO3। अब धातु का कार्बोनेट, जैसे अगर सोडियम का कार्बोनेट है तो जाहिर सी बात हमारा सूत्र हो जाएगा NaCO3। कैल्शियम का कार्बोनेट है तो सूत्र हो जाएगा CaCO3। पोटेशियम का कार्बोनेट है तो KCO3। तो ऐसे जो धातुएं हैं, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, रूबियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है, इन सब से अगर हम के कार्बोनेट जो हैं उनसे अगर हम क्रिया करा रहे हैं तो क्या सिचुएशन पैदा होगा, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर धातुओं के कार्बोनेट से अगर क्रिया करा दे रहे हैं तो मान लीजिए अगर करा रहे हैं तो ये अम्ल जो हैं वो कार्बोनेट के और उसके हाइड्रोजन 2 गुण हो सकते हैं, या तो हम कार्बोनेट से क्रिया करा सकते हैं या उनके हम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करा दें। तो ऐसे सिचुएशन में धातु कार्बोनेट जो है अम्ल से जब क्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं धातु कार्बोनेट और प्लस अम्ल,
की जब क्रिया होगी तो यहाँ बनेगा एक लवण बनेगा, साल्ट बनेगा, ठीक है। और साल्ट बनेगा, इसके साथ साथ जो सिचुएशन आएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसको, अगर एक थ्योरी के रूप में एक एग्जांपल ले लें। मान लीजिए धातु का कार्बोनेट है, चलो देखते हैं धातु का कार्बोनेट कौन है। मान लीजिए सोडियम का ही लेते हैं, तो सोडियम धातु हुआ का कार्बोनेट मतलब CO3। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा हमारा कार्बोनेट का सूत्र किसका हो गया, धातु के, सोडियम का, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। प्लस अम्ल की बात करें, कोई अम्ल ले लें, छोटा सा अम्ल लेते हैं, HCl की बात करें तो HCl अब लवण बनेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ NaCl बनेगा आपका, तो यहाँ पे इसका लवण बन गया और बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हमारा सामान्य हुआ, ठीक है। लेकिन अब इसको हम, ये तो केवल समझने के लिए भी चल रहा था कि जैसे धातु कार्बोनेट, फिर यहाँ पे जो है अम्ल, और जैसे मान लीजिए अगर ये कैल्शियम है CaCO3 है, HCl की अगर हम बात करते हैं तो हमारा बनेगा CaCl बनेगा, कैल्शियम का लवण बन जाएगा और कार्बोनेट बन जाएगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब इसको रासायनिक रूप से जो अणुसूत्र हैं, अणुसूत्रों के अकॉर्डिंग अगर इस चीज को हम लोग देखेंगे तो जो सोडियम का जो कार्बोनेट होगा वो, जैसे हमने समझाने के लिए यहाँ पर कर दिया कि धातु साधारण हमने केवल Na लिया और CO3 जोड़ दिया, लेकिन अगर इसको हम सूत्र के रूप में, चूंकि यौगिक होते हैं और यौगिकों में क्या होता है कि प्रत्येक यौगिक में जो भी अणु होंगे, जो भी परमाणु होंगे वो एक निश्चित अनुपात में होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग अगर तब हम इसको किस रूप में देखेंगे, सूत्र के रूप में अगर इसको देखें पूरा का पूरा, तो हम ऐसे इस तरह से इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये तो सोडियम हो गया, धातु हो गया, अब कार्बोनेट भी इसका हो गया, लेकिन जब सूत्र के रूप में इसको देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनों के अकॉर्डिंग इसके जो सूत्र होंगे वो Na2 होंगे, तब जाकर के हमारा संतुलन होगा और Na2 होगा, और इस तरह से सोडियम के साथ हम HCl की क्रिया करवाएंगे, फिर हमारा ये NaCl बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल जो था CaCO3 का, ये बिल्कुल सटीक था पहले से, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। इस तरह से अगर हम करेंगे और किसी से भी क्रिया करवा लें, अगर मान लीजिए Cl से ही करवा दे रहे हैं तो CaCl2 बन जाएगा हमारा, और फिर इस तरह से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, निकल जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा रिएक्शन अगर धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन के कार्बोनेट से क्रिया होती है किसी अम्ल का, तो ये सिचुएशन हमारा पैदा होगा, Na2CO3 प्लस HCl बनेगा हमारा NaCl और CO2 गैस। तो जहां भी गैस होंगी हम ऊपर की तरफ तीर जरूर लगाएंगे। ये हमारा NaCl है, लवण है, सोडियम का क्लोराइड, ये कैल्शियम का क्लोराइड है, ये भी लवण है। तो इस तरह से दूसरी जो प्रॉपर्टीज है धातु के, कार्बोनेट से अगर क्रिया करवाते हैं तो वो हमारा बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है और उसके बाद लवण हो जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे सिचुएशन आती है, संतुलन देखेंगे। संतुलन में अगर देख लेते हैं, यहाँ सोडियम 2 है, ठीक है, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ पे जो है कार्बोनेट 1, सॉरी यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ क्लोरीन 1 है। इस तरह से यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, बिल्कुल देख रहे हैं है ही नहीं है, और यहाँ पे जो होगा क्लोरीन 1 है। तो इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन चूंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जिन भी तत्वों के परमाणु, उसके पहले हम लोग संतुलन में देखे हैं कि जो भी अभिकारक होंगे इधर और जो भी उत्पाद होंगे उधर, तत्वों के परमाणु बराबर होने चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन को हम यहाँ लेंगे, ठीक है, और लेंगे जब हाइड्रोजन को, तो उसके साथ यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो रही है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनता है, जाहिर सी बात है H2O यानी पानी बनता है। तो इस तरह से थोड़ी बहुत मात्रा में जो है पानी भी रिलीज होती रहती है। वैसे ही सिचुएशन यहाँ पर भी पैदा होंगे, यहाँ पर भी H नहीं है तो यहाँ भी सिचुएशन आएगा, यहाँ भी पानी, तो थोड़ा जलीय विलयन बन जाएगा, गैस रिमूव हो जाएगी, जल जो है वो आपका साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन माना जाएगा तब जब हम पूरे तत्वों के परमाणुओं को संतुलित भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो हमारा रिएक्शन लिखा गया था जो गुणों के आधार पर था। उसी रिएक्शन को अगर हम संतुलित के रूप में देख लें, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने संतुलन करने की विधियों को देखा था, और यहाँ रिएक्शन को अगर हम लिख रहे हैं तो उसको संतुलित रूप में भी रिएक्शन को लिख लें तो बेटर होगा। तो यहाँ हमने सोडियम के कार्बोनेट से क्रिया करवाया था, किसका, अम्ल का, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था। तो अगर हम यहाँ सोडियम की बात करते थे तो Na2CO3 प्लस HCl बात की गई थी, और हमारा बने था NaCl प्लस CO2
और प्लस H2O। अब इसे हमें संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल मेथड को देखा था, अनुमान विधि को देखा था, और उसमें यही था कि तीर के बाईं तरफ और तीर के दाईं तरफ यानी उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए। अब यहाँ देख रहे हैं सोडियम 2 है और सोडियम यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है। अब ऐसे सिचुएशन में सोडियम वहां भी 2 होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में हम लोग यहाँ करेंगे, इसके लिए आपको विधि बताई गई थी कि अनुमान विधि, यहाँ जब 2 है यहाँ भी 2 होना ही है, तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 2 यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरह से सोडियम आपका संतुलित हो गया, सोडियम यहाँ 2 है और सोडियम यहाँ भी कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, अगले तत्व पे नंबर लगाते हैं। ये कार्बन है, कार्बन यहाँ 1 है, कार्बन यहाँ 1 है, तो कार्बन संतुलित है। देखिए कार्बन यहाँ 1 है, कार्बन यहाँ 1 है। ठीक, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन देख रहे हैं यहाँ पे कितना है 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे देखें तो 2 यहाँ पे है और एक यहाँ पे, टोटल मिला करके ऑक्सीजन भी यहाँ कितना है 3 है, इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन ये सब संतुलित हैं। हाइड्रोजन पे बात आते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर वही विधि हिट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से 2 से यहाँ हमने गुणा कर दिया, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया। ठीक है, अब Cl की बात करें। Cl देख रहे हैं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे Cl कितना है 2 है, तो इस तरह से ये हमारा जो समीकरण है, जो अम्लों के रासायनिक गुण का कार्बोनेट के साथ क्रिया कराने का, ये पूर्ण रूप से संतुलित भी है। अब पूर्ण रिएक्शन को अगर हम लोग देखें तो Na2CO3 + 2HCl 2NaCl CO2 और H2O। हाँ, एक काम यहाँ करना कि चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसलिए हम ऐसे ऊपर की तरफ क्या लगा देंगे, तेल लगा देंगे। तो इस तरह से ये अम्लों के दूसरे प्रकार का जो गुण था, ये पूर्ण रूप से कंप्लीटली समाप्त हुआ। अब और एक आध गुण की चर्चा करें। अगर मान लीजिए धातु है और धातु से क्रिया किया, इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था, धातुओं के कार्बोनेट थे, वो अब से चर्चा कर लिया गया। लेकिन अगर धातुओं के ऑक्साइड से कर रहा हो, सोडियम है सोडियम का ऑक्साइड, कैल्शियम है कैल्शियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, तो अगर इन ऑक्साइडों से क्रिया कर रहा अम्ल, तो क्या चेंजिंग आएगा, ऑक्साइडों से क्रिया करने पर जो है वो उसका क्लोराइड के रूप में चेंजिंग आ जाता है और पानी बन जाता है। तो इस तरह से अगर हमको थियरी के रूप में लिखना है उसको, तो हम ये चीज लिख सकते हैं कि जब किसी धातुओं के ऑक्साइड की क्रियाएं जब अम्लों से होती हैं, तो ऐसी क्रिया में वही सिचुएशन आता है, यानी लवण बनता है और फिर पानी बनता है। यानी धातु ऑक्साइड लेंगे और इसके अलावा उसकी क्रिया किससे होगी, अम्ल से, तो बनेगा आपका लवण बनेगा और यहाँ पानी बनेगा। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, साथ में साइड प्रोडक्ट के रूप में पानी बन रहा था, लेकिन यहाँ लवण और जल बनेगा। इस तरह से ये क्रियाएं जो है आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। मान लीजिए अगर किसी का भी हम रिएक्शन ले लें, कोई भी धातु का ऑक्साइड ले लें, सोडियम का कई बार हो चुका, कैल्शियम का लेते हैं, कैल्शियम का ऑक्साइड यानी CaO क्रिया अगर हम HCl ही लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा क्या बनेगा, CaCl2 + H2O, यानी कैल्शियम क्लोराइड, ये लवण है और ये आपका पानी है। तो ये सिचुएशन आपका आएगा, कैल्शियम के ऑक्साइड के साथ क्रिया करेंगे अम्ल से, तो बनेगा लवण और जल। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये अम्ल है और ये आपका धातु ऑक्साइड है। तो यही चीज कहा गया कि जब ऑक्साइड से क्रिया करेगा धातुओं को क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, लवण और जल बनेगा। अब क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पे बन जाते हैं, क्या होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया HCl से होती है, तो हम बोलेंगे कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, पानी बनेगा। या आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड HCl से कैसे प्राप्त करेंगे, तो कैसे प्राप्त करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया करा के प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा रिएक्शन जो हुआ वो धातुओं के ऑक्साइड के साथ क्रिया अम्ल के होने पर हमारा कैल्शियम क्लोराइड बनता है और H2O बनता है। अब दूसरी बात, अगर इसको हम देखें, ये रिएक्शन हमारा हो गया, मेन तो हो गया, लेकिन अगर हमें ये चेक करना हो कि हमारे रिएक्शंस जो हैं समीकरण संतुलित हैं कि नहीं है, इसको देखते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं हमारा कैल्शियम जो है Ca1 है, यहाँ Ca1 है, यानी Ca हमारा संतुलित है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यह भी ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ अब 2 हो गया।
अब जब हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है तो जाहिर सी बात है वही पहले अध्याय के जो भी मेथड है, हिट एंड टनल मेथड, जो कि आपके कक्षा 10 में केवल वही मेथड पढ़ना ही है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2 लिख देंगे। तो इस तरह से हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 2, हाइड्रोजन का संतुलन हो गया। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन यहाँ कितना है, 2 है, और क्लोरीन यहाँ भी कितना है, 2 है। तो इस तरह से ये हमारा समीकरण जो है संतुलित भी हो गया, और ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड से अम्ल क्रिया करने पर क्या बनाता है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये धातुओं के साथ उनके ऑक्साइडों के, उनके कार्बोनेटों के, या उनके खुद के साथ क्रिया करके अम्ल क्या बनाता है, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो अम्ल है आखिर इसका उपयोग कहाँ पे है, क्या उपयोग होता है इस अम्ल का। इसमें हम लोग देख लेंगे कि अम्लों के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। इस तरह से पूरा परिभाषा, प्रकार के साथ साथ भौतिक गुण और रासायनिक गुण के साथ साथ इनके उपयोग कहाँ कहाँ हैं, इनके उपयोग की चर्चा करें। तो उपयोग में कुछ उपयोग तो आपको ऐसे मिलेंगे कि जो रासायनिक गुण हम लोग पढ़ रहे हैं उसी में से मिल जाएंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे लवण बन रहा है, कैल्शियम का क्लोराइड बन रहा है, सोडियम का क्लोराइड बन रहा है, मैग्नीशियम का क्लोराइड बन रहा है, तो किससे बन रहा है, अम्ल से क्रिया करके। तो अम्ल का तो एक उपयोग ये हो गया कि लवण प्राप्त करने में, क्योंकि जो लवण बन रहा है वो अम्ल से क्रिया करने पर ही बन रहा है। तो इस तरह से कुछ गुण तो इस तरह से हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे नामवर एसिड होते हैं, कुछ ऐसे एसिड होते हैं जिनका अलग से उपयोग करें, जैसे H2SO4 है। अब H2SO4 है, इसका उपयोग जो है हम जो बैटरियां होती हैं, जैसे तेजाब के नाम सुने होंगे, बैटरियों के रूप में हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो एस्टिक अम्ल होता है, इसका उपयोग जो है सिरके में हम खाद्य पदार्थ के रूप में भी कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे अलग अलग हैं शुद्ध अम्ल इस तरह से, जैसे HNO3 है। अब HNO3 है, इसका जो HNO3 नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका हम चांदी के शोधन में करते हैं। तो ऐसे बहुत से उपयोग हैं। कुछ तो साधारण रूप से हम केवल कॉमन तौर पे कह सकते हैं कि अम्लों के उपयोगी हैं, जैसे कुछ बनाने में, निर्माण करने में, खास करके लवण के निर्माण में होता है। लेकिन कुछ ऐसे अलग से स्पेशली नाम आते हैं उनके अम्लों के, जैसे H2SO4 का नाम लिया गया, HNO3 का नाम लिया गया। HNO3 को एक नाम और दिया गया था, सोरे का अम्ल बोला जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है या बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसी तरह से एस्टिक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है, संरक्षण में किया जाता है। तो इस तरह से अम्लों के ये उपयोग थे। ठीक है, तो अब तक जो हम लोगों ने देखा वो अम्ल की परिभाषा, अम्ल के प्रकार और अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुण। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है क्षार के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही। इसके अगले वीडियो सेशन में हम लोग क्षार का डिटेल पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से अम्ल की परिभाषा, अम्ल के प्रकार, अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण उपयोग हुए थे, उसी तरह से क्षार, क्षार के प्रकार, क्षार के भौतिक गुण और क्षार के रासायनिक गुण और उपयोग की चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।